हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 2 का पार्ट नंबर 3 त्रिभुज। उसमें एक्सरसाइज 3.3 के पहले प्रमेय है वो देखने वाले हैं। प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज के न्यून कोण 30 डिग्री 60 डिग्री और मतलब 90 समकोण मतलब 90 मतलब उस त्रिभुज के माप है 30 60 90। तो 30 सम्मुख की भुजा ये कर्ण के आधी होती है और 60 सम्मुख की भुजा ये करने में 3/2 ये कर्ण के होती है। ये प्रमेय है। ये प्रमेय आपको 10वीं में भी है, इसीलिए वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। दत्त समकोण त्रिभुज में आकृति समकोण त्रिभुज में ABC हम निकालेंगे, जिसमें कोण B बराबर 90, कोण C बराबर 30 और कोण A बराबर 60 है। मतलब 30 60 90 का ये त्रिभुज है ABC। और साध्य मतलब उसके जो 30 सम्मुख की भुजा कर्ण के आधी है, 30 सम्मुख की भुजा 30 के सामने वाली भुजा है AB। यह कर्ण के आधी है। ये समकोण के सम्मुख की भुजा कर्ण मतलब AC के आधी है AB। 30 सम्मुख की AB यह हाफ ऑफ AC। और 60 सम्मुख की भुजा जो है BC यह कर्ण के वर्गमूल में 3/2 कर्ण होती है। मतलब 60 सम्मुख की भुजा BC यह कर्ण के करनी में 3/2 कर्ण होती है। रचना करेंगे हम। जितना AB है उतना ही BD मतलब D तक खींचा। जितना AB है वो इतना ही नीचे लिया और वहाँ पर बिंदु D नाम दिया। मतलब AB बराबर BD ये हमने रचना की है और फिर DC जोड़ा है। तो दो त्रिभुज तैयार हुए ABC और DBC। इसमें AB बराबर BD जो हमने रचना की है, तो हम लिखेंगे रेख AB सर्वांशम DB। रेख AB बोला तो DB बोलेंगे DB। कारण देंगे रचना, क्योंकि रचना ही हमने ऐसी की है। और ABC त्रिभुज ये 90 है। अभी इस रेखा पर ये साइड अगर 90 है तो ये साइड का भी 90 रहेगा, क्योंकि पूरा रेखा का नाम 180 होता है। ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो कोण ABC सर्वांशम कोण DBC, क्योंकि प्रत्येक का माप 90 है, माप समान है, इसीलिए वो सर्वांशम है। अभी भुजा BC जो है वो ऊपर के त्रिभुज के लिए भी है ABC के लिए और नीचे के DBC के लिए भी है, सामान्य है। तो भुजा मतलब रेख भी लिख सकते हैं। रेख BC सर्वांशम रेख BC। कारण लिखेंगे सामान्य भुजा। तो भुजा कोण भुजा इस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे। त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज DBC। भू को भुजा कोण भुजा भू को भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। अभी त्रिभुज सर्वांशम हो गए, उसके 3 घटक तो बता दिए, तो अन्य घटक भी सर्वांशम हो सकते हैं। जैसे BAC ऊपर के त्रिभुज का BAC नीचे के त्रिभुज के इस त्रिभुज सर्वांशम होगा। मतलब कोण BAC सर्वांशम कोण BDC। कारण लिखेंगे सर्वांशम त्रिभुज के संगत कोण। मतलब त्रिभुज अगर सर्वांशम हो गया तो उसके संगत कोण भी सर्वांशम होते हैं। परंतु BAC 60 दिया, इसका मतलब BDC भी 60 होगा, क्योंकि दोनों का माप समान है। BAC बराबर कोण BDC बराबर 60 डिग्री, क्योंकि दोनों सर्वांशम हैं। अभी ये जो त्रिभुज ADC है, ADC में त्रिभुज ADC में ये कोण भी 60 है। कोण A
ए को हम 3 अक्षर से अगर बताएंगे तो डी ए सी बराबर, मतलब ए कोण, इसको बोलना है तो ए डी सी, कोण ए डी सी, और ये कोण 60 हो गए, 60 डिग्री। ये दोनों 60 है, दोनों 60 है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। इसमें से ये दो कोण 60-60 मतलब 120 हो गया टोटल, और तीनों का योगफल 180 मतलब 180 में से अगर 120 गया तो ये शेष कोण भी 60 हो जाता है। मतलब ये कोण ए सी डी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि शेष कोण त्रिभुज का शेष कोण है। 120 इनका है तो 180 में से 120 गया तो ये भी 60 रहेगा। अभी ये त्रिभुज जो है ADC, ये त्रिभुज ADC में कोण A, कोण C और कोण D ये 60 है। तीनों कोण 60 है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। देयरफॉर ADC यह समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण सर्वांगसम है, यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है मतलब उसकी तीनों भुजाएं समान है। ADC की 3 भुजा AD बराबर AC बराबर CD, इसकी तीनों भुजाएं समान है क्योंकि तीनों भुजा और तीनों कोण ये सर्वांगसम है। अभी आकृति में अगर देखेंगे तो AB यह आधा है AD के, AB यह लंबाई में AD के आधा है। AB यह आधा है, किसका आधा है? AD का। परंतु हमने समीकरण 1 में AD और AC और ACB CD ये तीनों समान है, तो हम AD के जगह AC लिख सकते क्योंकि दोनों समान ही है। तो हम AB बराबर हाफ ऑफ AD के जगह पे AC लिखेंगे। इस तरह ये सिद्ध हो गया कि AB मतलब 30 सम्मुख की भुजा, 30 सम्मुख की भुजा ये हाफ ऑफ AC कर्ण के आधी होती है। जो हमारा पहला साध्य था वो सिद्ध हो गया। यहाँ पर कारण लेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में हमने AD यह AC के बराबर है, इसीलिए AD की जगह पे AC मान रखा है। अभी उसी ABC में अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो समकोण के सम्मुख की भुजा मतलब कर्ण, इसमें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। यहाँ पर AB का मान हम हाफ ऑफ AC रखेंगे। जहाँ पर AB का है वहाँ पर क्या लिखेंगे? A हाफ ऑफ AC ब्रैकेट का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। अभी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ये AC वर्ग पास में लाएंगे तो ये जो है ये 1/4 AC वर्ग वो साइड भेज देंगे, तो BC वर्ग बराबर AC वर्ग माइनस 1/4 AC का वर्ग। BC का वर्ग बराबर, इसमें से अगर AC वर्ग कॉमन निकालते तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/4 AC का वर्ग। अभी इसका अगर तिरछा गुना करते हैं तो 4 एकम 4 में से 1 गया, तो BC का वर्ग बराबर 4 माइनस 1/4 मतलब 3/4 AC का वर्ग। इसीलिए BC बराबर करनी में 3/2 AC। ये सिद्ध हो गया कि 60 सम्मुख की भुजा ये करनी में 3/2 AC होती है। इसके बाद 45, 90 प्रमेय हैं। यदि समकोण त्रिभुज के कोण 45, 90 है
तो समकोण बनाने वाली, ये समकोण बना रहे, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों से समकोण बन रहा है। तो ये प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है कर्ण के 1/वर्गमूल में 2 होती है। ये है 45 45 90 का प्रमेय। तो दी गई जानकारी मतलब त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, कोण A और C ये 45 डिग्री है। ये दिया है कि 45 45 90 ये माप दिया है। ऐसे त्रिभुज में सिद्ध करना है, साध्य क्या करना है कि ये जो समकोण करने वाली भुजा है AB और BC, इसका माप यह कर्ण AC के 1/वर्गमूल में 2 होती है। ये हमें सिद्ध करना है। अभी त्रिभुज में ABC में दी गई जानकारी से जाते हैं। ABC में दिया है कि कोण A बराबर कोण C सर्वांश में, और A और C सर्वांश में हमने देखा समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय कि सर्वांशम कोण की सम्मुख की भुजा भी सर्वांशम होती है। मतलब इस कोण की सम्मुख की भुजा AB, देयरफॉर AB यह सर्वांशम है BC के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में हमने देखा है। अभी इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाते क्योंकि 90 का कोण है, देयरफॉर 90 का कोण ये दत्त में ही दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। अभी AB और BC ये दोनों समान हैं, ये हमने समीकरण 1 में बताया है। तो यहाँ पर BC की जगह पे हम AB लिख सकते हैं। तो AB का वर्ग प्लस फिर से AB वर्ग लिखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 में लिखा है कि ये दोनों समान है, बराबर AC का वर्ग। एक AB वर्ग मतलब 2AB का वर्ग हो जाएगा, बराबर AC का वर्ग। अभी AB के वर्ग के लिए 2 नहीं चाहिए, गुना है, ये साइड आके भाग होगा। और हम दोनों पक्ष का अगर वर्गमूल लेते हैं, पक्ष का वर्गमूल लेकर तो AB का वर्गमूल आया AB बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही, 2 का वर्गमूल में 2 और AC वर्ग का वर्गमूल है AC। मतलब AB यह 1/2 करने में AC आया, तो BC भी उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों समान है, हमने समीकरण 1 में लिखा है। इसका मतलब 45 45 90 का प्रमेय ये है कि समकोण करने वाली जो भुजा है वो कर्ण के 1/वर्गमूल में 2 होती है। आगे है त्रिभुज की माध्यिका। ये त्रिभुज ABC है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3 है, A शीर्ष बिंदु, B शीर्ष बिंदु और C शीर्ष बिंदु। तो उसमें से ऊपर का जो शीर्ष बिंदु है वो शीर्ष बिंदु और उसके सम्मुख की भुजा, उसके सामने वाली भुजा है BC, इसके मध्य बिंदु मतलब उसके समान 2 टुकड़े में विभाजन करने वाला मध्य बिंदु, इसको शीर्ष बिंदु और मध्य बिंदु इसको जोड़ने वाला जो रेखा है, रेखाखंड है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज की माध्यिका। मतलब AD यह त्रिभुज ABC की माध्यिका है, और माध्यिका का संगामी बिंदु यह माध्यिका को 2:1 में विभाजन करता है। माध्यिकाओं का संगामी बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। हम देखेंगे यहाँ पर ABC ऐसे मैंने नाम दिए हैं त्रिभुज के, ये इसकी माध्यिका है, A बिंदु से निकाली गई, C बिंदु से ये माध्यिका है, और ये B बिंदु से। तो ये माध्यिका संगामी बिंदु मतलब ये बिंदु जहाँ पर ये तीनों माध्यिकाएं मिलती है। तो इसका 2:1 में ये जो माध्यिका है 2:1 में विभाजन होता है, वैसे ही ये माध्यिका 2:1 में विभाजन होता है, वैसे ही इस माध्यिका भी 2:1 में विभाजन होता है। इसको संगामी बिंदु बोलते हैं। जहाँ पर जिस बिंदु में तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु में मिलती है उसे संगामी बिंदु बोलते हैं। तो आगे प्रमेय है समकोण त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें कर्ण पर खींची गई माध्यिका, ये जो है कर्ण AC,
बी ये समकोण है, मतलब बी के सम्मुखी, समकोण के सम्मुखी भुजा कर्ण होती है। इस कर्ण पर ये जो माध्यिका खींची है, ये जो माध्यिका खींची है बीडी, उसकी लंबाई ये कर्ण के आधी होती है। मतलब ये जो बीडी है उसका माप ये एसी के आधा होगा। ये हमें प्रमेय में सिद्ध करना है। समकोण त्रिभुज लिया ए बी सी, इसमें माध्यिका बीडी है जो डी का समान एसी का ये बीडी जो है वो दो समान टुकड़े कर रही है। ये दत्त में दिया है, इसीलिए दी गई जानकारी कि समकोण ए बी सी में ये जो बीडी है ये इसकी माध्यिका है, ए बी सी की माध्यिका है। और साध्य क्या करना है, बीडी बराबर आधी है, किसके आधी है, कर्ण के, मतलब एसी के आधी है। बीडी बराबर हाफ ऑफ एसी, ये साध्य करना है। रचना, बीडी पर ई बिंदु इस प्रकार लिया कि बी के बाद डी है, उसके बाद ई है, तथा बीडी जितना है उतना ही डी ई लिया। ये हमने रचना की है। उपपत्ति में ए डी बी ये जो अंदर का त्रिभुज है और सी डी बी, इसमें ये भुजा सर्वांगसम है इससे, ए डी सर्वांगसम है बी सी से। भुजा या रेख भी बोल सकते हैं, रेख ए डी सर्वांगसम रेख सी डी, ए डी सर्वांगसम सी डी, सी डी। कारण यही कि ये माध्यिका है, माध्यिका मतलब ये मध्य बिंदु है, क्योंकि कारण क्या लेंगे, डी बिंदु एसी का मध्य बिंदु है। और ये कोण शीर्षाभिमुख है, ए डी बी कोण, ए डी बी, ए डी बी, ए बोला तो सी बोलेंगे, सी डी ई सर्वांगसम कोण सी डी ई, सी डी ई। कारण लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, सर्वांगसम होते हैं। आगे है ये भी भुजा जो हमने रचना में ही की है, बीडी सर्वांगसम ईडी, रेख बीडी सर्वांगसम है ईडी, ईडी, ये हमने रचना की है। इसीलिए भुजा कोण भुजा, इस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज सी डी ई, ये भू को भू कसौटी से सर्वांगसम होंगे। और एक बार त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसकी सभी संगत बचे हुए भुजाएं सर्वांगसम होती है। जैसे इस त्रिभुज में ये दो भुजा बताई, ये तीसरी भुजा बची, तो ये भी सर्वांगसम होगी। ये दो सर्वांगसम है तो इस भुजा से सर्वांगसम होंगे। तो भुजा ए बी सर्वांगसम है, भुजा ए बी बोला तो सी ई। कारण लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, मतलब एक बार सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजा भी सर्वांगसम होती है। अभी ये जो कोण है वो भी, क्योंकि ये कोण बताया है तो ये भी कोण सर्वांगसम होगा। बी ए डी कोण बी ए डी सर्वांगसम कोण बी ए डी बोला तो ई सी डी। कारण वही सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, यहाँ पर भुजा थी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। अभी बी ए डी सर्वांगसम है, मतलब बी ए डी मतलब ए कोण इधर बना है तो बी ए डी को हम बी ए सी भी लिख सकते हैं। कोण बी ए सी, बी ए डी को इधर बना है ना तो बी ए डी को बी ए सी बोलेंगे। सर्वांगसम कोण
ई सी डी को, मतलब सी कोण इधर बना है तो बी सी डी के जगह बी सी ए लिखेंगे, बी सी ए, क्योंकि भिन्न नाम वाले कोण, खाली नाम भिन्न है, कोण वही है। अभी ए बी समांतर है क्योंकि ये कोण जो है वो जेड तैयार हुआ है। जेड मतलब ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण अगर सर्वांग है इसका मतलब ए बी यह समांतर है सी डी के, ए बी यह समांतर है सी, ए बी समांतर है ई सी के। कारण लिखेंगे समांतरता की एकांतर कोण कसौटी। क्योंकि यहाँ पर ये कोण मतलब जेड तैयार हुआ है, एकांतर कोण सर्वांग है, इसका मतलब ये ए बी यह ई सी के समांतर है। और एक बार समांतर है ये बता दिया तो हम ये जो है अंतक कोण है ए बी सी और ई सी बी, यह अंतक कोण है। अंतक कोण का योगफल 180 होता है, मतलब संपूरक होते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी सी और ये कोण जो है ई सी बी प्लस कोण ई सी बी यह 180 है, क्योंकि अंतक कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उनका योगफल 180 होता है। उसमें से ए बी सी 90 है, सवाल में ही दिया है समकोण है, मतलब ए बी सी का माप, ए बी सी की जगह पे 90 लिखेंगे। ई सी बी बराबर 180, तो कोण ई सी बी यह भी 180 में से यह 90 माइनस होगा, तो ई सी बी बराबर 90 होगा, ये कोण भी 90 हो जाएगा। और त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई सी बी, ए बी सी और ई सी बी, इस त्रिभुज में ये ऑलरेडी सर्वांग है, ये 90 है। ए बी भुजा, ए बी सर्वांगसम भुजा ई सी, जो समीकरण 1 में हमने लिखा है, ए बी और सी ई, ए बी सर्वांगसम सी ई, यह हमने समीकरण 1 में बताया है, ए बी सर्वांगसम सी ई। और कोण ए बी सी सर्वांगसम, कोण ए बी सी उनका माप समान है, मतलब ये ए बी सी और ई सी बी दोनों का माप 90 है, मतलब वो सर्वांगसम है। ए बी सी सर्वांगसम कोण ई सी बी, प्रत्येक का माप 90, मतलब ये भुजा ऑलरेडी सर्वांगसम दर्शाई है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि 1 में ए बी सी ई सर्वांगसम बताया है। तो इस त्रिभुज में ये भुजा इसे सर्वांगसम है, ये कोण 90 है, और ये भुजा सामान्य है दोनों त्रिभुजों के लिए। इस त्रिभुज में भी है BC और इस त्रिभुज में भी BC है, मतलब भुजा BC है, सामान्य भुजा है, भुजा BC सर्वांगसम भुजा BC सामान्य भुजा। तो भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ABC सर्वांगसम त्रिभुज ECB भू को भू, भुजा कोण भुजा कसौटी से। अभी त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये इस त्रिभुज में AB बता के हो गया है, BC भी बता के हो गया है, तो तीसरी जो भुजा है AC ये भी सर्वांगसम होगी इस त्रिभुज के BE से। भुजा AC सर्वांगसम भुजा AC सर्वांगसम भुजा EB
कारण लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, क्योंकि एक बार सर्वांगसम हो गया त्रिभुज तो उसकी संगत भुजा भी सर्वांगसम होती। तो AC यह EB के बराबर है, EB के सर्वांगसम है, मतलब AC यह EB के समान है। और अगर ध्यान से देखेंगे BD यह आदि है BE के, आकृति में BD यह आदि है BE के, हाफ ऑफ BE, या EB भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 में हमने EB यह AC के बराबर लिखा है, तो EB के जगह पे हम AC लिख सकते हैं, BD बराबर हाफ ऑफ AC, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, क्योंकि 2 में हमने EB यह AC के बराबर है ऐसा लिखा है, तो BD बराबर हाफ ऑफ AC, यही हमारा साध्य था जो इधर सिद्ध हो गया। प्रश्न संग्रह 3.3 में पहला सवाल है, संलग्न आकृति में दी गई जानकारी देखिए और x और y के मान ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार ABD और ACD ये भी, इसके भी मान ज्ञात करने हैं। तो हम हल शुरुआत करते हैं। ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक त्रिभुज है ABC और नीचे एक त्रिभुज है CBD। तो पहले हम ऊपर का त्रिभुज देखते हैं। इसकी दो भुजाएं सर्वांगसम दी है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज का आधार के कोण सर्वांगसम होते हैं, ये प्रमेय हमने देखा है। तो ये अगर 50 है तो ये भी 50 रहेगा। अभी लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB सर्वांगसम AC, AB सर्वांगसम भुजा लिखना होगा, भुजा AC, ये दिया है, चिन्ह में उन्होंने दिया है। वैसे ये कोण जो है ACB, कोण ACB, देयरफॉर ABC क्योंकि आधार के कोण ABC सर्वांगसम कोण ACB, कारण लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय यह है कि दो भुजाएं अगर सर्वांगसम है तो उसके आधार के कोण सर्वांगसम होते हैं। अगर ACB यह कोण का माप 50 दिया है तो x मतलब ABC बराबर x, ये भी 50 डिग्री रहेगा क्योंकि सर्वांगसम होंगे। अभी नीचे का त्रिभुज लेते हैं BCD में, त्रिभुज BCD में ये भुजा एक लाइन से दर्शाई, मतलब ये भुजा सर्वांगसम है, भुजा BD सर्वांगसम CD, BD सर्वांगसम भुजा CD, कारण दिया है आकृति में, सवाल में ही उन्होंने एक लाइन से समान है ऐसा दर्शाया है। को आधार के कोण, तो ये जो आधार का कोण है DBC, B बीच में आना चाहिए, DBC और DCB, इसके लिए कारण वही समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, मतलब दो भुजा समान है तो उसके आधार के कोण सर्वांगसम होते हैं। उसमें ये कोण जो है DBC ये 60 दिया है, तो ये जो DCB है, DCB सर्वांगसम है मतलब उसका माप समान रहेगा, ये भी 60 रहेगा, y का मान भी 60 आया, तो x और y का मान हो गया। और ध्यान से अगर देखेंगे ABD मतलब x प्लस 60, कोण ABD बराबर x प्लस 60, तो x का मान हमने 50 निकाला है, प्लस 60 बराबर 110, तो ABD बराबर 110 डिग्री। वैसे ही ACD निकालने के लिए बोला, ACD यह 50 प्लस y,
कोण ए सी डी बराबर 50 प्लस वाई। तो 50 प्लस वाई का मान है 60 डिग्री, तो 50 प्लस 60 मतलब 110 डिग्री कोण ए सी डी आएगा। समकोण त्रिभुज में प्रश्न क्रमांक दूसरा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 दी है, उस पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब ये जो माध्यिका है QT समझो, QT इस माध्यिका की लंबाई। तो हमने देखा है प्रमेय में कि समकोण त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई कर्ण के आधी होती है। माध्यिका की लंबाई कर्ण के आधी होती है। इसका मतलब ये जो माध्यिका है QT यह आधी है कर्ण के, क्योंकि कर्ण की लंबाई दी है 15। तो 2 से अगर भाग जाएगा तो 7.5 आएगा। QT की लंबाई 7.5 माध्यिका की लंबाई। आगे का प्रश्न है तीसरा, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90, PQ बराबर 12, QR बराबर 5 और QS भुजा PR पर माध्यिका है, मतलब 2 समान टुकड़े कर रहे हैं, तो QS की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें QS मतलब माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। और माध्यिका ये कर्ण की आधी होती है, लेकिन कर्ण ही हमें पता नहीं, पहले कर्ण मालूम करना होगा। तो त्रिभुज PQR में Q यह समकोण है, PQR में कोण Q दिया है उन्होंने 90 डिग्री। देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय से PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। PQ दिया है 12 और QR दिया है 5, तो 12 का वर्ग 144 प्लस 25 यह आएगा 169 बराबर PR का वर्ग। तो हम दोनों पक्ष का वर्गमूल लेते हैं, तो PR वर्ग का वर्गमूल है PR, 169 का वर्गमूल है 13। दोनों पक्ष का वर्गमूल लेने पर PR मतलब कर्ण। अभी हमने देखा है प्रमेय, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई यह कर्ण के आधी होती है। देयरफॉर ये जो QS है यह आधी होगी PR के, कर्ण के आधी होगी। तो QS बराबर हाफ ऑफ PR आया है 13, तो भाग देंगे 13 को 2 से, तो 6.5 6.5। तो QS बराबर 6.5 इकाई। प्रश्न क्रमांक 4 है, संलग्न आकृति में G यह PQR इस माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है। अभी हमने देखा कि संगामी बिंदु इस कारण
उस माध्यिका का 2:1 में विभाजन होता है। और GT यह 2.5 दिया है, तो PG मतलब ऊपर का हिस्सा और पूरा PT यह निकालना है। तो संगामी बिंदु यह माध्यिका का दो अनुपात एक में विभाजित करता है। देयरफॉर ये जो PG बटे GT है, इस माध्यिका के दो टुकड़े PG अनुपात GT बराबर 2:1। इसमें PG हमें दिया नहीं है, PG बटे GT दिया है 2.5 बराबर 2:1। हम तिरछा गुना करेंगे, PG गुना 1 मतलब PG रहेगा, और बराबर 2.5 गुना 2 यह आएगा 5.0 मतलब 5। PG या 5 आया, और पूरा PT जो है, PG पूछा था उन्होंने, PG 5 आया, और PT बराबर PG प्लस GT, ये दो टुकड़ों का योगफल मतलब PT। तो PT बराबर PG प्लस GT। PG आया है 5 प्लस GT उन्होंने दिया था 2.5, तो PT यह आएगा 5 और 2 7.5, और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो हम सेमी PG 5 सेमी और PT 7.5 सेमी। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।